यह है प्रश्न संख्या 71 और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है, उद्योगों की अवस्थिति इसको प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से जो है कौन से कारक है। मान लेते हैं कि इस क्षेत्र में यदि उद्योग अवस्थित है तो इसके अवस्थित होने के कौन से कारण हैं जिसके कारण यह जो है इस क्षेत्र में अवस्थित है, यही बात जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है। कूटों का प्रयोग करके यहाँ पर सही उत्तर चुनना है। पहला कथन ये कर रहा है कि श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता, तो बिल्कुल ये सही बात है कि एक उद्योग को चलाने के लिए जो है श्रम की इसको ज़रूरत होगी और उद्योग चाहेगा कि उस क्षेत्र में स्थापित हो जहां उसे जो है श्रम यानी कि लेबर आसानी से मिल जाए, और इस प्रकार जो है पहला कथन यहाँ पर सही है। पहला कथन सही है तो विकल्प सी गलत है। दूसरा कथन ये कह रहा है सरकारी नीति, तो सरकारी नीति भी जो है उद्योगों को प्रभावित करेगी। उद्योग चाहेंगे कि उन क्षेत्रों में अपना उद्योग स्थापित करे जिन क्षेत्रों में सरकारी नीतियों से उस उद्योग को कम हानि होती हो, और उन क्षेत्रों में अपना जो है उद्योग स्थापित करना नहीं चाहेंगे जिन क्षेत्रों में सरकारी नीतियों से उसे हानि होती हो। तो इस प्रकार दूसरा कथन भी सही है, और यदि यहाँ पे दूसरा कथन सही है तो विकल्प ए जो है गलत है। तीसरा कथन ये करा है कि शक्ति के साधनों की अभिगम्यता, तो बिल्कुल उद्योग को चलाने के लिए बिजली और उससे संबंधित अन्य अन्य वस्तुओं की आवश्यकता होगी, जो इसलिए जो है यहाँ पर तीनों कथन सही है और तीनों कथन सही है तो विकल्प डी जो है यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72। प्रश्न यहाँ पे ये कर रहा है, भारत के राज्यों की निम्नलिखित कार्यकारी राजधानी के नगरों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में व्यवस्थित करना है। ये जो है भारत के कार्यकारी राजधानी को दिखाया गया है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात करें और यहाँ पर जो है कह रहा है प्रश्न में कि यहाँ पर जो है इसको उत्तर से दक्षिण की तरफ बताना है। तो पहले सबसे ऊपर उत्तर में छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर होगा, जो कि यहाँ पर जो है ऑप्शन 3 को दिखा रहा है, तो इसलिए ऑप्शन सी और डी जो है यहाँ पर गलत हो जाएंगे। उसके बाद उसके बाद आंध्र प्रदेश की बारी आती है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम, तो इस प्रकार दूसरा विकल्प सही है, तो इस दोनों में दूसरा है। और उसके बाद बात करें तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, जो कि इस वाले पार्ट में आप यहाँ देख सकते हैं, तो इसके बाद जो है बेंगलोर का नंबर आना चाहिए, जो कि यहाँ पर बी विकल्प सही है और ए विकल्प जो है गलत है। यानी कि राज्यों के कार्यकारी राजधानी का जो उत्तर से दक्षिण क्रम जो यहाँ पर होगा वो सबसे पहले रायपुर, उसके बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु और केरल की राजधानी फिर थिरुअनंतपुरम, और यहाँ पर बी विकल्प जो है यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73। प्रश्न यहाँ पे ये करा है कि समृद्धि और विकास के मध्य अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से जो है कौन सा कथन यहाँ पर सही है, यही बात जो है इसमें बताना है। एक एग्जाम्पल समझना होगा। मान लेती हैं कि यह एक जो है एक शहर है और इस शहर की जनसंख्या जो है समय के साथ बढ़ गई। शहर की जनसंख्या समय के साथ बढ़ गई, लेकिन उसी समय के साथ इस शहर में जो लोग रह रहे हैं उन लोगों की मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, आवास हैं और अन्य जो इनकी सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, इन सब में जो है विकास नहीं हुआ, ये सब नहीं बढ़ी। तो इस स्थिति में जो है यह समृद्धि तो कहलाएगी, इस स्थिति में यह समृद्धि कहलाएगी, लेकिन विकास नहीं कहलाएगी। विकास होने के लिए इसे इसके जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ इनके अन्य जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनमें भी वृद्धि होना आवश्यक है। और इस प्रकार आप देख रहे हैं कि विकास जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि समृद्धि की बात करें तो ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो इस प्रकार जो है अब पहले कथन को पढ़ते हैं। पहला कथन ये करा है कि जहाँ समृद्धि सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है, वहीं विकास कभी भी नकारात्मक नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये बात जो है पहला कथन सही है, और यदि पहला कथन सही है तो विकल्प बी डी गलत है। दूसरा कथन ये कह रहा है कि जहाँ समृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है, यानी कि मात्रा में परिवर्तन हो रही है। आपने देखा कि समृद्धि में शहर की मात्रा में परिवर्तन हो रही थी, उसके जनसंख्या में वृद्धि हुई। वहीं विकास जो है गुणात्मक परिवर्तन है। वहीं विकास की बात करें तो शहर के जनसंख्या के साथ साथ उनके जो गुण थे, स्वास्थ्य सुविधाओं में, शिक्षा की सुविधाओं में, अन्य मूलभूत आवश्यकताओं में उनकी वृद्धि हुई। और इस प्रकार जो है दूसरा कथन भी सही है। यहाँ पर पहला और दूसरा कथन सही है। तीसरे कथन की बात की जाए तो सकारात्मक समृद्धि से
हमेशा विकास होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि सकारात्मक समृद्धि से जो है हमेशा विकास होता है। इसलिए जो है कथन 3 सही नहीं है, और कथन 3 सही नहीं है तो यहाँ पर विकल्प ए जो है इसका सही उत्तर होगा। 1, 2 दोनों जो है इसमें सही है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74। प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में प्राकृतिक गैस भंडार के क्षेत्र पाए जाते हैं? तो यहाँ पर जो है भारत के राज्यों में प्राकृतिक गैस के जो तेल क्षेत्र के भंडार है उसके बारे में जो है आपको बताना है कि किन राज्यों में है। तो प्राकृतिक गैस तेल क्षेत्र के भंडार की बात करें तो आंध्र प्रदेश के गोदावरी बेसिन में, यानी कृष्णा गोदावरी बेसिन में है। तो इस प्रकार जो है पहला कथन यहाँ पर सही है। पहला कथन सही है तो विकल्प ए जो है यहाँ पर गलत है। 18 के अगर डाटा पर नज़र डालें तो मार्च 2018 का डाटा ये कह रहा है कि भारत में प्राकृतिक गैस का अनुमानित भंडार लगभग 1339.57 बिलियन क्यूबिक मीटर है, यानी कि बिलियन घन मीटर है। इसे बीसीएम कहते हैं शॉर्टकट में। तो इसमें जो है आंध्र प्रदेश का जो कृष्णा गोदावरी बेसिन वाला जो क्षेत्र है ये लगभग 48.31 बिलियन को जो है अपने अंदर प्राकृतिक गैस को अनुमानित रूप से रखा हुआ है, और यहाँ पर जो है पहला कथन सही है। उसके बाद त्रिपुरा की बात की जाए तो त्रिपुरा जो है अपने अंदर लगभग 36.10 बिलियन प्राकृतिक गैस को समाहित किए हुए है। तो यहाँ पर दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन ये कह रहा है कि ये राजस्थान की बात कर रही है। तो राजस्थान जो है टोटल राजस्थान में बात करें तो लगभग जो है 34.86 बीसीएम यानी कि बिलियन क्यूबिक मीटर जो है यहाँ पर प्राकृतिक गैस के भंडार अनुमानित है, और यहाँ पर राजस्थान भी सही है। विकल्प 1, 2, 3 तीनों सही है। तो विकल्प डी जो है यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75। प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा या से शहरी संकुलन को व्यक्त करता है? यानी कि यहाँ पर शहरी संकुलन की यानी शहरी घनिष्ठता की यदि आपको परिभाषा पता हो तो इस प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके यहाँ पर सही उत्तर चुनना है। शहरी संकुलन की यहाँ पर बात हो रही है, और अधिकांश जो महानगर है, महानगर की बात की जाए या मेगा सिटी की बात की जाए, जिसमें दिल्ली, मुंबई और कोलकाता शामिल है, यही जो है शहरी संकुलन की परिभाषा को स्पष्ट करेंगे। और इसमें शहरी संकुलन में होते क्या है कि पहला कथन ये करा है कि कस्बा और उससे संलग्न शहरी उद्वृद्धि। तो पहला कथन जो है यहाँ पर सही है कि कस्बे होते हैं और उसके साथ साथ जो है ये औद्योगिक क्षेत्र, अन्य क्षेत्र जो है धीरे धीरे यहाँ पे उद्वृद्धि इसकी होती है, और ये जो है शहरी संकुलन के अंतर्गत आते हैं। पहला जो है सही है। शहरी संकुलन को मुख्य रूप से 3 रूप में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला रूप को जो है आपने देखा। दूसरे रूप की बात करें तो अपनी उद्वृद्धि के साथ या उसके बिना 2 या 2 से अधिक समस्पर्शी शहर। तो ये आप देख रहे हैं कि ये 2 शहर है और दोनों जो है एक साथ उद्वृद्धि हो रहे हैं या उद्वृद्धि के बिना भी जो है एक दूसरे के समीप है। तो ये दूसरे टाइप का जो है शहरी संकुलन हो गया। वहीं तीसरे टाइप के शहरी संकुलन की बात की जाए तो एक साथ मिलकर जो है, एक साथ मिलकर, अब जैसे ये बहुत सारे छोटे छोटे हो गए और सभी जो है सीमावर्ती, एक से अधिक सीमावर्ती कस्बे का निर्माण कर रहे हैं, ये भी जो है ये शहरी संकुलन को प्रदर्शित करेंगे। और इस प्रकार जो है 1, 2, 3 ये तीनों शहरी संकुलन के प्रकार हैं, और इस प्रकार तीनों कथन जो है सही है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76। प्रश्न यहाँ पे यह कर रहा है जनसंख्या के आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है कि सही पूछा जा रहा है या सही नहीं पूछा जा रहा है। पहला कथन यहाँ पे ये कह रहा है कि भारत की जनसंख्या उत्तरी अमेरिका की संपूर्ण जनसंख्या से अधिक है। तो यहाँ पर पहला कथन तो सही है, क्योंकि पूरे विश्व में चाइना जो है जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर है, वहीं भारत की बात करें तो ये दूसरे स्थान पर है। इस प्रकार पहला कथन जो है सही है। दूसरा जो है विकल्प ये कर रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात यानी कि 1947 के बाद भारत का जनघनत्व 2 गुने से अधिक हो गया है। तो यहाँ पर जो है दूसरा कथन भी जो है ये सही है कि भारत का जो जनघनत्व है वो लगभग अभी 381 या 82 के करीब है, जो कि 2 गुने से अधिक है, और यहाँ पर ये बात जो है सही है।
तीसरा ये कह रहा है कि वेस्ट बंगाल भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है। तो यहाँ पर जो है ये ध्यान देने की ज़रूरत है, बिहार जो है, यहाँ पर देख लीजिए, वेस्ट बंगाल नहीं, बिहार जो है सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ निवास करते हैं और इस प्रकार जो है पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ की अधिक है। वहीं वेस्ट बंगाल जो है 1028 के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि यूपी की बात करें तो यहाँ की जो है 829 है। तो इसे आपको ध्यान रखना है कि वेस्ट बंगाल जो है नहीं है, और यही जो है इसका सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ पूछा गया था कि कौन सा जो है गलत है। चौथा ये कह रहा है कि भारत में समस्त राज्यों में अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व सबसे कम है। तो अरुणाचल प्रदेश का जो है भारत के सभी राज्यों में जनघनत्व सबसे कम है। यहाँ पर जो है ये चौथा विकल्प भी सही है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77। प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है, निम्नलिखित में से किस या किन भौगोलिक कारक या कारकों ने स्टेपी क्षेत्र को विश्व का अन्न भंडार बनाया है। यानी वे कौन से भौगोलिक कारक है जिन्होंने स्टेपी वाला जो क्षेत्र है उसको विश्व का अन्न भंडार के रूप में विकसित होने में मदद किया। और यहाँ पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। पहला कथन ये करा है कि बसंत ऋतु के दौरान शीत एवं आर्द्र जलवायु गेहूं की वृद्धि में सहायक होती है। तो यहाँ पर जो है पहला कथन जो है सही है कि बसंत ऋतु के दौरान ये शीत और आर्द्र ऋतु जो है गेहूं के बढ़ने के लिए जो है ज़रूरी है, क्योंकि रबी की फसल जो है जाड़े में उगाई जाती है और गेहूं जो है रबी की फसल है। अक्टूबर नवंबर के समय जो है इसकी बुआई की जाती है, और चूँकि आप देख सकते हो उस समय भारत में भी जो है ये ठंडा का मौसम होता है और उस समय गेहूं की खेती की जाती है। तो यहाँ पर पहला कथन जो है सही है। पहला यदि सही है तो विकल्प बी डी गलत है। दूसरा ये कह रहा है कि कटाई की अवधि के दौरान गर्म और धूपयुक्त ग्रीष्म ऋतु लाभप्रद होती है। तो यहाँ पर जो है मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है और इसमें जो है गर्म और ये खिली खिली धूप जो आती है ये इसको लाभ पहुँचाती है। और यहाँ पर दूसरा कथन भी जो है सही है। तो विकल्प ए गलत हो जाएगा, विकल्प सी जो है यहाँ पर इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78। प्रश्न यहाँ पे ये कर रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन का सही है। पहला कथन ये कर रहा है कि भारत में लिंगानुपात का निर्धारण जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पर जो है पहला कथन जो है सही है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसे भारत में लिंगानुपात के रूप में ज्ञात किया जाता है। और बात करें 2001 में भारत में जो लिंगानुपात था वो 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं थी। वहीं 2011 की बात करें तो 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इसमें निरंतर जो है ऊपर की तरफ जो है वृद्धि हो रही है, ऊपर की तरफ जो इसमें वृद्धि हो रही है। यहाँ पर जो है पहला कथन सही है। दूसरा कथन ये कर रहा है कि वर्तमान औसत वैश्विक लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में है। तो दूसरा कथन जो है चूँकि वैश्विक लिंगानुपात के संबंध में है और विश्व में जो वैश्विक रूप से जो है लिंगानुपात निकाली जाती है उसमें जो है 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या से निकाली जाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जबकि भारत में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या से निकाली जाती है, ये बात ध्यान रखनी है। संयुक्त राष्ट्र ने जो जिन देशों को सूचीबद्ध किया है उसमें 139 देश ऐसे हैं जिसमें जो है लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में है, जबकि 72 देश ऐसे हैं अकॉर्डिंग टू संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जो महिलाओं के वहाँ पर जो है लिंगानुपात पक्ष में नहीं है। और इस प्रकार जो है ये पक्ष में कह देना दूसरा कथन जो है गलत है। विकल्प ए यानी कि केवल एक जो है इसमें इसका सही उत्तर है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 79। प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2020 यानी कि ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020 ये प्रकाशित किया गया है। तो ये जो रिपोर्ट है वैश्विक पूरे विश्व के वन संसाधन के मूल्यांकन का जो ये रिपोर्ट है ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है, यहाँ पर जो है यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्या ये ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो यहाँ पर जो है पहला विकल्प गलत है।
दूसरा विकल्प ये कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल द्वारा किया गया है, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प भी गलत है। तीसरा विकल्प ये कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी किया गया है, तो यहाँ पर जो है तीसरा विकल्प जो है सही है। ये FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा जो है वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2020 जो है जारी किया गया है, इसलिए यहाँ पर जो है डी विकल्प गलत है। सी जो है यहाँ पर इसका सही उत्तर है। और वो के अनुसार पूरे विश्व में जो वन क्षेत्र है वो 4.06 बिलियन हेक्टेयर है। BHA इसको लिख सकते हैं, 4.06 बिलियन हेक्टेयर है, जो कि पूरे विश्व की जो भूमि है उसका 31% है। और ये आपको ध्यान रखनी है, यह जो क्षेत्र है यह प्रति व्यक्ति जो है 0.52 हेक्टेयर के समान है, ये आपको ध्यान रखनी है। इस रिपोर्ट के अनुसार वनावरण में जो शीर्ष देश हैं, जिसमें रसिया परिसंघ की बात करें, फिर ब्राज़ील, फिर कनाडा, फिर USA, फिर चाइना, इनमें जो है विश्व के जितने वन हैं उसके टोटल का जो है 54% समाहित है। और इस प्रकार जो है ये FAO द्वारा जारी किया गया है, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80। प्रश्न यहाँ पे ये कर रहा है कि परमाणु खनिज भंडार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि उपयुक्त में कौन सा कथन सही है। कथन ये कह रहा है कि पृथ्वी की परपटी में यूरेनियम की बात हो रही है कि तुलना में थोरियम, दूसरी थोरियम की बात हो रही है, ये अधिक मात्रा में है, यानी कि प्रचुर मात्रा में है। तो ये बात सही है कि पृथ्वी की परपटी में यूरेनियम से जो है ज़्यादा थोरियम है। और इस प्रकार जो है पहला कथन यहाँ पे सही है। यदि पहला कथन सही है तो यहाँ पर जो है पहला कथन सही है तो विकल्प भी गलत हो गया। दूसरा कथन ये कह रहा है कि भारत में यूरेनियम का कोई ज्ञात भंडार नहीं है, तो ये कहना जो है गलत है। और इस प्रकार दूसरा कथन जो है गलत हो गया। दूसरा कथन गलत हो गया तो सीधा इसका उत्तर निकल के आ गया कि 1-3 जो है इसमें सही है। भारत में जो है यूरेनियम के भंडार है, और भारत में जो है मुख्य रूप से यूरेनियम के भंडार की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश, उसके बाद झारखंड और उसके बाद जो है मेघालय में पाया जाता है। इन तीन राज्यों में थोरियम पाया जाता है। तो यहाँ पर जो है दूसरा गलत हो गया, आंसर तो इसका निकल चुका है। 1-3 सही है। तीसरा ये कह रहा है कि मोनाजाइट और इल्मेनाइट थोरियम के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो मोनाजाइट और इल्मेनाइट की बात करें, ये केरल के पलक्कड़ और कोल्लम जिलों में जो है पाया जाता है। यह एक बालू है और इसी बालू में जो है थोरियम के काफ़ी भंडार जो है अनुमानित किए गए हैं कि इसमें अधिक मात्रा में है। वहीं साथ साथ बात करें तो ये जो है कुछ थोड़ी मात्रा में उड़ीसा के महानदी डेल्टा में भी पाए जाते हैं और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के समीप भी पाए जाते हैं। 1-3 जो है इसमें कथन सही है। और यदि 1-3 सही है तो यहाँ पर जो है विकल्प सी जो है सही उत्तर है।